नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी और आज की इस मर्डर मिस्ट्री में हर सच के पीछे छुपा है एक खतरनाक झूठ। एक ऐसा केस जिसने पूरे शहर को हिला दिया। तो तैयार हो जाइए सस्पेंस, थ्रिल और रहस्य से भरी इस कहानी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री लास्ट पार्ट। दिखाई जिसके ढक्कन पर इंजेक्शन की सुई जैसी सीज पॉइंट थी, उसके अंदर अब भी तरल पदार्थ भरा हुआ था। बोला इससे भरे हुए पदार्थ को सिक्लोन कहते हैं। इसे अगर कहीं के क्लाइमेट में फैला दिया जाए तो उस क्लाइमेट में जितने जीव होते हैं वे सब बेहोश हो जाते हैं। 5 घंटे से पहले होश नहीं आता इन्हें, और यदि सोते हुए आदमी इसकी चपेट में आ जाएं, तो जब उठते हैं तो यह भी नहीं जान पाते कि वे बेहोश हुए थे। बस सिर में हल्का हल्का दर्द और भारीपन महसूस करते हैं। तो यह था सरदर्द का राज। विजय ने विकास की तरफ सिर्फ देखा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि राघवन और बिजलानी ने राजन के बेडरूम के क्लाइमेट में सिक्लोन की गंध फैलाकर उन्हें बेहोश कर दिया था? जिस वक्त ठाकुर साहब ने यह सवाल किया उस वक्त विजय ने उनकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव देख लिए थे। ऐसे भाव जैसे वे अपने बेटे पर गर्व कर रहे हों। इसलिए उसने यह कहकर जानबूझकर शरारत की, समझने के लिए शुक्रिया बापूजान। आपके बच्चे जिएं और सारी जिंदगी उसी तरह आपका खून पीते रहें जैसे हम पी रहे हैं। ठाकुर साहब की भ्रिकुटियां तन गईं। उन्होंने घूरकर देखा विजय को। उनकी आंखों में उपजा बेटे के लिए गर्व का भाव पलक झपकते ही जाने कहां लोप हो गया था। यही तो चाहता था विजय। बोला सिक्लोन इन्होंने बाहर से एसी में डाला था। एसी की हवा के साथ वह बेडरूम के क्लाइमेट में फैला और सरकार दंपति 5 घंटे के लिए अंतगाफिल हो गए। वे 5 घंटे इन लोगों की कार्रवाई पूरी हेतु काफी थे। ज्यादातर चेहरों पर हैरत ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद एसी को कालीन पर गिराकर इनके लिए बेडरूम में आ जाना जरा भी मुश्किल नहीं था। अर्थात जब मीना के सामने जाकर खड़े हुए तो वह चकित रह गई। सबसे पहला सवाल यही किया कि वे लोग अंदर कैसे आ गए। बिजलानी ने उसके सवाल को दरकिनार करते हुए कहा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। राजन और इंदु इस वक्त बेहोश हैं। कान्हा के कमरे में जाकर उससे संबंध बनाओ। हम वीडियो तैयार करेंगे। मीना ने वैसा ही किया और जब वे पीक पर थे तो सरकार की हॉकी से वार करके दोनों की हत्या कर दी। आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी हत्या के समय मीना कितनी हैरान रह गई होगी, लेकिन अंतिम समय में बेचारी के पास इतना मौका भी नहीं था कि उनसे यह पूछ सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कान्हा के साथ वहीं ढेर हो गई। तुम बकवास कर रहे हो मिस्टर विजय। अंजलि की आंखें रोने के कारण सुर्ख नजर आ रही थीं। पता नहीं तुम्हें होली वाले दिन का सच कहां से पता लग गया। उस एक सच के बेस पर तुमने एक पूरी झूठी कहानी गढ़ ली है। उन्होंने यह सब नहीं किया हो सकता। इतने जालिम नहीं थे वे। मानते हैं अंजलि जी की इस सब के बारे में आपको कुछ नहीं पता। आप भी अपने पति की करतूत से उतनी ही नावाकिफ थीं जितनी बाकी दुनिया। रिप्पी बोल उठी, लेकिन बकौल आप ही के। बदला तो पापा को राजन से लेना था, फिर कान्हा और मीना को क्यों मारा? तुम भूल गई बेबी। हमने कहा था बिजलानी ने सरकार को समूल नष्ट करने का प्लान बनाया था। उन दोनों की हत्या के इल्जाम में सरकार दंपति को फांसी करा देने का प्लान। रघुनाथ ने पूछा, बाकी प्लान को कैसे अंजाम दिया उन्होंने? बोलते बोलते हमारा मुंह दुख गया है रघु डार्लिंग। विजय ने कहा, अब आगे कुछ भी बताने का मूड नहीं है। अरे चंदानी कह उठा, अजीब आदमी हो तुम। ऐसी बात अधूरी कैसे छोड़ सकते हो?
बस विजय सोफे पर पसर गया। ऐसे ही आदमी हैं हम। ठाकुर साहब जोर से गुर्राए, विजय। विजय हड़बड़ाकर सीधा हो गया। जी आगे बोलो, उन्होंने हुक्म सा दिया। ये बैठे तो हैं हुजूर। करता धरता उसने राघवन की तरफ इशारा किया, प्लीज आगे का किस्सा इन्हीं से सुन लीजिए। ठाकुर साहब सहित सबकी नजरें राघवन पर केंद्रित हो गईं। विकास को लगा गुरु ने गलत नहीं कहा है। डपटने के से अंदाज में राघवन से कहा, बताओ उन्हें मारने के बाद तुमने क्या किया? राघवन की हालत हारे हुए खिलाड़ी जैसी थी। बोला, सबसे पहले दोनों के प्राइवेट पार्ट साफ किए। क्यों? ताकि सबको यह लगे कि इस बात को छुपाने की कोशिश की गई है कि मरने से पहले वे सेक्स कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन तो तुम खुद ही करने वाले थे। अधिकारियों को भी तो इन्वॉल्व होना था। उन्हें भी तो सबूत और अन्य तर्कों से सहमत करना था मुझे। उसके बाद मीना की लाश को पोलोथीन के एक बहुत बड़े थैले में डाला। फर्श और दीवारों से उसके खून को इस तरह साफ किया कि देखने पर पता लग जाए कि वहां से कुछ साफ किया गया है। मतलब यह कि हम सारे काम इस तरह कर रहे थे जिससे स्पष्ट हो जाए कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है, ताकि बाद में यह सोचा जाए कि चारों तरफ से बंद फ्लैट में यह सब सरकार दंपति के अलावा किया ही किसने होगा। उसी लिए विस्की की बोतल और 2 गिलास डाइनिंग टेबल पर रखे। पोलोथीन के थैले को उठाकर गैरेज में खड़ी स्विफ्ट डिजायर में ले गए। उससे लाश कूड़े के ढेर पर डालकर आए। गाड़ी को अच्छी तरह धोया, गैरेज और फ्लैट की साफ सफाई की। सब कुछ इस तरह किया गया कि बाद में सरकार दंपति का किया साबित हो। फ्लैट से निकले कैसे? उसी रास्ते से जिससे आए थे। बाहर निकलने के बाद एसी को बॉक्स में कैसे फिट किया? हम बताते हैं। विजय ने इस तरह हाथ उठा दिया जैसे क्लास में किसी बच्चे ने टीचर के सवाल का जवाब देने के लिए उठाया हो और फिर तार वाली तकनीक बताता चला गया। ठाकुर साहब बोले, इस तरह तो एसी को बॉक्स में फिट करना काफी मुश्किल काम है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, हम खुद कर चुके हैं। तुम कल रात पूछ लीजिए सरकार आली से। कोई इनके बंद फ्लैट को फिर खंगाल गया। वो तुम थे? राजन सरकार हैरान रह गया। विजय ने सारा जिस्म अकड़ा लिया, जी। विकास भी हैरान। सुबह होने पर क्या हुआ? ठाकुर साहब ने पूछा। वही हुआ जो मंजूरे खुदा था। विजय ने टोन से टोन मिलाने के बाद कहा, यानी वही हुआ जो सबको मालूम है। कान्हा की लाश मिलते ही राजन सरकार ने सबसे पहले अपनी नजर में अपने सबसे बड़े हितैषी बिजलानी को फोन किया, ये ऐसा ही करें। इसका बीज बिजलानी कुछ दिन पहले इनके दिमाग में यह कहकर डाल चुका था कि वकील होने के नाते वह ऐसी किसी भी मुसीबत में ज्यादा कारगर हो सकता है। उसने घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस को फोन करने के लिए कहा, लेकिन बापूजान को नहीं बुलाने दिया। यानी वे दोनों सरकार आली के अगल बगल खड़े हो गए, जिनका मकसद ही इन्हें फंसाना था। माई गॉड, राजन सरकार कह उठा, कितने गहरे जाल में फंसा हुआ था मैं। उसे ही अपना सबसे बड़ा हितैषी समझ रहा था जो मुझे फंसा रहा था। उसे अपना वकील नियुक्त कर दिया। जिसके वकील का मकसद ही अपने क्लाइंट को फंसाना हो, उसे दुनिया की कौन सी ताकत बचा सकती है। कदम कदम पर मैं हर काम उसी की सलाह से कर रहा था। जवाब दो प्यारे लाल। विजय ने राघवन से कहा, मीना की लाश को कूड़े के ढेर पर फेंककर आने के पीछे क्या प्लान था? हम जानते थे। प्लान ही यह बनाया था कि पहली नजर में सबको यह लगे कि मीना कान्हा का मर्डर करके फरार हो गई है।
इसके पीछे मकसद यह था कि घटनास्थल की सघन जांच न हो सके। वही हुआ। यह भी जानते थे कि लाश को कहीं भी डाला जाए वह छुपी न रहेगी, किसी न किसी को मिल ही जाएगी और लाश मिलते ही सरकार दंपति लपेटे में आ जाएंगे। खास तौर पर जब सरकार आली उसे पहचानने से इनकार कर देंगे, विजय ने कहा, और वह बिजलानी ने करवाया। हमने इस इंतजार में एक दिन बिताया कि किसी को लाश मिले और सरकार दंपति लपेटे में आए, लेकिन जब पूरा दिन बीतने के बावजूद कहीं से लाश मिलने की सूचना न मिली तो घबराहट होने लगी, क्योंकि वैसा न होता तो सारा प्लान चौपट हो जाता। यह भी डर था कि ज्यादा दिन गुजरे तो गिद्ध लाश को खा जाएंगे और वह सचमुच शिनाख्त के काबिल न रहेगी। इसलिए तुमने कूड़े पर कूड़ा डालने वालों में से एक जगदीश चंदोला से संपर्क किया, उसे चैन और अंगूठी के लालच में फंसाकर लाश की सूचना पुलिस को दिलाई। मैं जानता हूं कि तुम यह जान गए हो, मगर अटको मत। यह नहीं जानता कि यह कैसे जान गए कि वो मैं हूं। जब हमने जगदीश चंदोला से मिलने का फैसला लिया, बल्कि तुम्ही से उसका एड्रेस लिया और यहाँ से उसके घर के लिए निकले, तो बीच में उत्सव के घर हुए हंगामे की सूचना मिली। हमें तुरंत यू टर्न लेकर वहां जाना पड़ा। उसके बाद जब जगदीश चंदोला के घर पहुंचे और वहां जो हुआ उसके बारे में पता लगा, तो हमारे दिमाग में तुरंत यह बात आ गई कि लाल दाढ़ी वाले ने चंदोला का खात्मा करने का टाइम लेने के लिए हमें उत्सव के घर की तरफ भटकाया था। अब खोपड़ी में एक ही बात आई, यह कि हमारे चंदोला के घर जाने की बात केवल 3 लोगों को पता थी, चंदानी साहब, सरकारे आली और तुम। इसलिए पिछली रात तीनों के घर खंगाले। वह सामान तुम्हारे घर से मिला जो यह सिद्ध कर रहा था कि लाल दाढ़ी वाले भी तुम हो और कान्हा मीना का कातिल भी तुम ही हो। राघवन के मुंह से बस यही एक शब्द निकल सका, ओह मिस्टर विजय। अंजलि बोली, तुमने हमें यहाँ बुलाया था कि बिजलानी साहब की सुसाइड का कारण बताओगे। उस संबंध में अभी कोई बात नहीं की है। आ रहे हैं मोहतरमा, उस पर भी आ रहे हैं। बाजीगर अपना पिटारा धीरे धीरे खोलता है, सारे औजार एक साथ निकालकर सामने नहीं रख देता, विजय कहता चला गया। 5 जून की सुबह से सरकारे आली बिजलानी की हर बात मानते चले आ रहे थे, इसलिए कोर्ट से उन्हें सजा तक हो गई। बस एक ही बात नहीं मानी इन्होंने। सरकारे आली जिद पकड़ गए कि अब इन्हें यह केस हमारे यानी विजय द ग्रेट के हवाले करना है। बिजलानी को डर था कि अगर हम रीइन्वेस्टिगेशन पर निकल गए तो मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर कर देंगे। इसलिए उन्होंने सरकारे आली को यह कहकर रोकने की कोशिश की कि विजय भी इस केस में कुछ नहीं कर सकेगा, किंतु सरकारे आली के दिमाग पर सनक सवार हो चुकी थी। ये बिजलानी की सारी सलाहों को ताक पर रखकर हमारे पास पहुंच गए और हम पहुंच गए बिजलानी के ऑफिस तक। याद रहे, सुसाइड से पहले उन्होंने फोन पर उत्सव से कंफर्म किया था कि सरकारे आली के साथ और भी कोई है। उत्सव ने धनुष टंकार तक के बारे में बताया। वह समझ गया कि हम उसके दरवाजे पर आ पहुंचे हैं और साथ ही यह भी समझ गया कि सरकारे आली ने हमें बता दिया होगा कि मीना की लाश को न पहचानने की सलाह इन्होंने दी थी, और अब हम उससे इस बारे में सवाल करेंगे। सवाल ही नहीं करेंगे बल्कि ताड़ जाएंगे कि सरकारे आली को फंसाने के पीछे उसी का हाथ है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके सवाल जवाबों के डर से सुसाइड की? यह कारण भी शामिल था, पर यह कंप्लीट कारण नहीं था। विजय ने कहा, 2 कारण थे। पहला, रिप्पी की लताड़। उस लताड़ के कारण उसे अपने आप से घृणा हो गई थी। जिस बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता था उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। हमारे सक्रिय होने ने कोर्ट में खाज का सा काम किया।
उसे इस डर ने भी घेर लिया कि हम उसे कान्हा और मीना का हत्यारा साबित कर देंगे। यहाँ भी उसके दिमाग में सबसे ज्यादा खौफ रिप्पी का ही था। उसे लगा जिस रिप्पी से वह अंकिता पर गलत नजर डालने के कारण नजर नहीं मिला पा रहा है, उस रिप्पी को जब यह पता लगेगा कि मैंने दो जघन्य हत्याएं की हैं, तो कैसे उसका सामना करूंगा? क्या रह जाएगा मेरी जिंदगी में? जब रिप्पी ही घृणा करने लगेगी तो किस काम की ये जिंदगी? इससे तो मौत भली और आत्महत्या नकारात्मक सोचों से घिर जाने वाला शख्स ही करता है। अंजलि चुप रह गई, जैसे पूछने के लिए कुछ न रह गया हो। विजय ने आगे कहा, सरकारे आली को इस चक्रव्यूह में फंसाने वाले 3 लोग थे, मीना, बिजलानी और राघवन। 2 मर चुके थे, तीसरा यानी राघवन जिंदा था। यह बिजलानी की तरह टूटा नहीं, बल्कि कदम कदम पर हमारी रीइन्वेस्टिगेशन को भटकाने और बाधित करने में जुट गया। लाल दाढ़ी वाला बनकर चीकू के इस्तेमाल से सरकारनी को किडनैप कराया। मकसद सरकार दंपति का खात्मा कराना था, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए, अर्थात न बांसुरी रहे न बजे। हमने न केवल इसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, बल्कि चीकू को दबोच भी लिया। उसका कत्ल इसने ठीक उस वक्त किया जब वह हमें इस तक पहुंच सकता था। वही कोशिश चंदोला पर भी की, लेकिन बस्ती वालों की वजह से नाकाम हो गई। अंतिम सवाल, ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हें इतना सब पता कैसे लगा? बिजलानी की पर्सनल डायरी से। बिजलानी की डायरी? राघवन को मालूम था कि बिजलानी डायरी लिखता है। इसे यह डर सता रहा था कि डायरी में कहीं उसने अपनी और इसकी करतूत न लिख रखी हो। इसलिए उनके ऑफिस में घुसा और डायरी निकाल लाया। वह हमें हॉकी, लाल बालों की बिग मस्सा, चश्मा और दाढ़ी के साथ इसके घर से मिली। हम उसे पढ़ भी चुके हैं और उसका हर पेज हमारे मोबाइल में भी कैद है। इसका शक दुरुस्त था। बिजलानी ने वो एक एक बात अपने हाथ से लिख रखी है, जिसका हमने इस शिखर सम्मेलन में जिक्र किया था। थैंक यू वेरी मच विजय। भावुक होकर राजन सरकार अचानक अपने स्थान से उठा और विजय को खुद से चिपटा लिया तथा खुशी की ज्यादती के कारण रोता कहता चला गया, भले ही मेरा एक गंदा चेहरा सामने आया, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया। उसके एक कातिल ने आत्महत्या कर ली, दूसरा कानून की गिरफ्त में है। हमारे माथे पर लगा कलंक धुल गया। हमें विश्वास था, हमें शुरू से पूरा विश्वास था कि तुम इस काम को कर गुजरोगे, और तुमने कर दिखाया। तुम महान हो। तुम नहीं समझ सकते कि आज हम कितने खुश हैं। मांगो विजय, जो चाहो मांग लो। आज अगर तुम हमारी मुकम्मल जायदाद पाई यहाँ तक कि जान भी मांगोगे तो सिर काटकर तुम्हारे कदमों में रख देंगे। तुमने वो काम कर दिखाया जिसका हमारे अलावा किसी को यकीन नहीं था कि तुम कर दोगे। तुम्हारे फादर को भी नहीं। छोड़ो सरकारे आली, छोड़ो। विजय उसके भावपाश से निकलने की कोशिश करता बोला, इतना आभार मत जताओ कि हम शर्म से पानी पानी होकर फर्श पर बहने लगें। अजी घंटा। विजय ने तुरंत उनके जज्बातों को चोट पहुंचाई। साबित थी, ये कहिए कि आज हमने आपकी कलई खोल दी। साबित कर दिया कि हमारे बापूजान पुलिस की नौकरी में सिर्फ तबला बजा रहे हैं। ऐसा न होता तो आप ही इस केस को न खोल देते। 1 महीने बाद विस्की से भरे 4 कीमती गिलास आपस में टकराए। चेयर्स, चेयर्स, चेयर्स। एक साथ 4 आवाजें उस शानदार ड्राइंग रूम में गूंजी जिसमें विकास ने चीकू की दुकाई की थी।
विजय साला विजय, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जासूस। विजय साला विजय, मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा मूर्ख। आवाज राजन सरकार की थी। मैं तो साबित करता चला गया जो हमने चाहा। एक नंबर का गधा। इसके लिए तुम्हें मेरे दिमाग की तारीफ करनी चाहिए। राजू, संदीप बिजलानी बोला, क्योंकि सारा प्लान मैंने बनाया था। तू और राघवन तो सिर्फ फील्ड में काम करने वाले आर्टिस्ट थे। मैं क्या तारीफ करूं तेरे दिमाग की। श श श संदीप बिजलानी ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा था, मेरी कहा। वो तो अशोक बिजलानी के दिमाग की तारीफ कर रहा था। मैं अशोक थोड़ी हूं, मैं तो संदीप बिजलानी हूं। साला लंपट, राजन सरकार कह उठा। तुझसे मिलने के बाद भी नहीं ताड़ सका कि तू संदीप नहीं अशोक है। कैसे ताड़ता? अपने बेड पर संदीप की लाश मैंने डाली ही ऐसे कोण से थी कि पूरा चेहरा नजर न आए और जितना नजर आए वो भी खून से भीगा रहे। जब मैं तुम्हारी पत्नी ही न ताड़ सकी कि वो तुम नहीं संदीप था तो वो क्या ताड़ता? अंजलि कहती चली गई, पर तुमसे एक शिकायत है अशोक। तुमने उस वक्त मुझे विश्वास में नहीं लिया, नहीं बताया कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। मैं खुद भी यही समझी कि मेरा सुहाग मुझे छोड़कर चला गया है, इसलिए नहीं बताया था डार्लिंग, क्योंकि मुझे डर था कि तुम ठीक से एक्टिंग नहीं कर सकोगी। ऐसा न हो कि वह ताड़ जाए, क्योंकि सुना तो यही था कि वह गिद्ध दृष्टि रखता है। ये तो आज भी मानना पड़ेगा आशु की गिद्ध दृष्टि तो वो रखता है। तूने सारा प्लान उसकी इसी खूबी को जेहन में रखकर बनाया था। राजन ने एक घूंट हलक से उतारने के बाद कहा, तभी तो हर कदम पर वह वही और सिर्फ वही करता चला गया जो तूने सोचा था। तूने सोचा था मेरे यह झूठ बोलते ही उसके कान खड़े हो जाएंगे कि मीना की लाश को न पहचानने की सलाह मेरे वकील ने दी थी और वो रीइन्वेस्टिगेशन पर निकल पड़ेगा। वही हुआ। तूने सोचा था तेरे सुसाइड करते ही वह इस केस में इन्वॉल्व हो जाएगा। हो गया। तूने सोचा था एसी के मुड़े हुए किनारे को देखते ही वह ये खंडहर में जो ड्रामा करवाया वह इसलिए करवाया ताकि वह सोचे कि वे लोग मुझे और इंदु को जान से मारना चाहते थे। उसने वही सोचा। तूने ऐसे सूत्र छोड़े कि चीकू के जरिए वह तुझ तक, सॉरी संदीप तक पहुंच जाए। पहुंचा। चीकू को तू राघवन के जरिए 10 लाख दिलवा चुका था और अपनी ही प्लानिंग तहत उन्हें पकड़ भी चुका था। उसके चीकू के साथ आते ही तूने ये नाटक शुरू किया कि तू तो इंतजार ही चीकू के लौटने का कर रहा था। उस नाटक में विजय ही नहीं, चीकू भी फंसा रहा। मरते दम तक भी बेचारा यह नहीं जान सका कि उसे 10 लाख देने वाले भी हम ही थे। मेरे ख्याल से तुम्हारे प्लान का वह सबसे संवेदनशील पॉइंट था। इंदु सरकार ने एक घूंट पीने के बाद कहा, मुझे लगता था कि जितना तेज वह है, तुम्हें देखते ही समझ जाएगा कि तुम संदीप नहीं अशोक हो, और ऐसा हो गया तो सारा प्लान रेत के महल की तरह धराशायी हो जाएगा। ऐसा सोचना तुम्हारी कमअक्ली थी। अशोक बोला, मेरे ख्याल से वह उसे तब तो हो सकता था जब संदीप का अशोक होने का शक, उसे तब तो हो सकता था जब संदीप का अशोक होने का शक न होता। अशोक के हमशक्ल के रूप में हम कोई नया किरदार खड़ा कर रहे होते, लेकिन संदीप था और यह एम्पायर था जिसका मालिक आज मैं हूँ। पहले ही से उसका पूरा ये था कि मैं अशोक हूँ, इसलिए वह यह शक नहीं कर सकता था कि मैं अशोक हूँ। अंजलि ने खीरे का एक पीस मुंह में सरकार के बाद बताई कि तुम संदीप की गिरफ्तारी के बाद बताई कि तुम संदीप, मुझे यह बात चंदोला के रूप में जिंदा हो। मरने वाला असल में संदीप था। मैंने हर काम तभी किया डार्लिंग जब करना चाहिए था।
मुझे मालूम था कि मेरे बिछाए हुए जाल में फंसकर अपनी नजर में अब वह सफलता के नजदीक पहुंच रहा है। बहुत जल्द राघवन के घर में उसके जूतों, हॉकी, लाल बालों की बिग दाढ़ी और उस डायरी को भी हासिल कर लेगा जिसका एक एक अक्षर मैंने अपने हाथों से लिखा है। उसे पढ़कर उसकी समझ में वे बातें भी आ जाएंगी जो तब तक नहीं आई होंगी। वो डायरी उसके लिए पुख्ता सबूत होगा, क्योंकि बहरहाल उसके जरिए हत्यारे ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। यह भी कबूल किया है कि अशोक बिजलानी ने वह जुर्म किस लिए किया। चंदोला की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुझसे मिलना और सब कुछ बताना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि डायरी के आधार पर जब वह खुद को सूरमा दर्शाता हुआ यह कहे कि अशोक बिजलानी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि होली के दिन राजन ने अंजलि से ज्यादती कर दी थी, तब राजन के साथ साथ तुम भी इस झूठी बात को सच्ची की तरह कबूल करो। ऐसा होने पर उसे अपने द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन पर कोई शक नहीं रह जाएगा। और मैंने वैसा ही किया। लेकिन अशोक, रुक क्यों गई? बोलो। इस स्टोरी के तहत तुमने हम दोनों को लांछित कर दिया। मैं तो जानता हूं न कि वह सब नितांत झूठ था, उसने हंसते हुए कहा, मेरे द्वारा रचा गया झूठ। फिर भी समाज, वो मत सोचो अंजलि जो समाज सोचेगा, अशोक बिजलानी ने उसकी बात काटकर कहा। यह सोचो कि उस एक ही स्टोरी से मैंने 2 लक्ष्य हासिल किए। पहला, अपने यार को उसके बेटे और नौकरानी की हत्या के आरोप से मुक्त करा दिया। अब समाज में राजन और इंदु का नाम इज्जत से लिया जा रहा है। पूरे देश को इनसे सहानुभूति है। सब यही सोच रहे हैं कि बेगुनाह होते हुए भी बेचारों ने कितनी जिल्लत और कष्ट झेले। जो मिला वो ज्यादा है या जो गया वो ज्यादा है। दूसरा, मैंने अपने बाप की वह जायदाद वापस हासिल कर ली जिसे मेरे कमीने भाई ने साजिश करके इस कदर हथिया ली थी कि कानूनी रूप से मैं इसे कभी हासिल नहीं कर सकता था। भविष्य में हम साथ रहेंगे, इस बात की भूमिका भी मैं उस सूरमा जासूस के सामने बना चुका हूँ। कह चुका हूँ कि अंजलि और रिप्पी से अपने साथ रहने की रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन मैं तो उससे यह कह चुकी हूँ कि संदीप बिजलानी के इस ऑफर को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगी। उस वक्त मुझे यह मालूम जो नहीं था कि संदीप बिजलानी तुम हो जाएगा अंजलि। धैर्य रखो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कोई जल्दी नहीं है। उस सूरमा जासूस के साथ सारे समाज को यह समझा दिया जाएगा कि 1-2 साल में गहरे से गहरे घाव भर जाते हैं और हम साथ रहने लगेंगे। दुनिया की नजर में मैं भले ही तुम्हारा जेठ रहूं, लेकिन असल में तो पति ही रहूंगा। पर हमारी बेटी, वो तो किसी हालत में तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और उसे हम यह बता भी नहीं सकते कि तुम उसके पापा हो। जब हम दोनों अपने अपने तरीके से प्रयास करेंगे और सालों साल करते रहेंगे तो वह भी तैयार हो जाएगी, मगर हमें भूल कर भी उसे यह बताने की बेवकूफी नहीं करनी है कि मैं उसका पापा हूँ। ऐसा क्यों? उसके पापा ने उसकी फ्रेंड पर गलत नजर जो डाली थी, उस कारण शायद वह अपने पापा से उतनी नफरत करती है जितनी अपने ताऊ से भी नहीं करती। तुमने वैसा क्यों किया आशु? सच्चाई बताओ तो क्या तुम यकीन करोगी? क्या कभी तुम्हारी किसी बात पर शक किया है? क्या कभी तुम्हारी नियत खराब नहीं हुई थी मेरी? वह अंकिता पर असल में नियत खराब नहीं हुई। आज भी मेरी बेटी है, वैसी ही जैसी रिप्पी। फिर वो भी मेरे प्लान का हिस्सा था ताकि मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल देखकर सूरमा जासूस उस नतीजे पर पहुंचे जिस पर पहुंचा और उसे मेरी सुसाइड की एक और वजह मिल जाए। ओह, अंजलि प्रशंसा कर उठी, तुमने वाकई हर बात को बहुत बारीकी से सोचकर प्लान बनाया था। वह गर्व से मुस्कुराया।
आखिर पति हैं तुम्हारे, परंतु अभी तक तुमने मुझे यह नहीं बताया कि संदीप को अपने बेडरूम तक कैसे ले गए। बहुत सिंपल था डार्लिंग। संदीप से मेल मिलाप बढ़ाना तो मैंने उसी दिन शुरू कर दिया जिस दिन दिमाग में यह प्लान आया था। यहाँ आना जाना भी शुरू कर दिया था। वह बेचारा तो पहले ही मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। इसका मुझे फायदा मिला। मैंने उस रात उसकी विस्की में नींद की गोलियां मिलाईं, जिस रात की सुबह राजन को विजय के पास जाना था और उसे गेस्ट हाउस के लिए निकाल कर लाना था। करीब करीब बेहोश संदीप को मैं ऑफिस वाले रास्ते से बेडरूम में ले गया और बाथरूम में छुपा दिया। वह जैसे ही होश में आने को होता, मैं नशे का इंजेक्शन दे देता। वह तब भी नशे में था जब मैं उसे गोली मारकर और रिवॉल्वर उसके हाथ में पकड़ाकर ऑफिस वाले रास्ते से फरार हुआ। राजन सरकार बोला, लेकिन उस वक्त तो मेरे भी पांव उखड़ गए थे जब इंडिया के उस सबसे बड़े जासूस ने जगदीश चंदोला से मिलने की इच्छा जाहिर की और राघवन से उसका एड्रेस लिया। राघवन के पास एड्रेस न देने का कोई बहाना न था, उसे देना पड़ा। पांव उखड़ने का कारण यह था कि प्लान बनाते वक्त यह ख्याल तुम्हें भी नहीं आया था कि उसे चंदोला से मिलना सूझ सकता है, इसलिए उसे लेकर प्लान में कोई तैयारी नहीं थी। उस वक्त मैं यह सोचकर घबरा गया था कि यदि वह चंदोला के पास पहुंच गया और चंदोला ने उसे सच बता दिया, यानी यह कह दिया कि मीना की लाश पर उसकी नजर इत्तेफाक से ही पड़ी थी और उसने एक शरीफ शहरी होने के नाते उसकी सूचना पुलिस को दी थी, तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। विजय समझ जाएगा कि सरकार दंपत्ति को किसी ने नहीं फंसाया बल्कि वे ही हत्यारे हैं, इसलिए मैंने तुरंत तुम्हें फोन करके सारी सिचुएशन से अवगत कराया। यहाँ भी तुम्हें मेरे दिमाग की तारीफ करनी चाहिए, अशोक ने गर्वीले स्वर में कहा। कितने शॉर्ट नोट्स पर कितना शानदार प्लान बनाया। राघवन से तुरंत उत्सव के घर जाकर वह करने को कहा जो उसने किया। ठीक वही हुआ जो सोचकर वह कराया था। इंफॉर्मेशन दुनिया के सबसे बड़े जासूस को मिली और वह तुरंत यू टर्न लेकर उत्सव के घर की तरफ चल दिया। मैंने फौरन राघवन से चंदोला के घर जाकर वह करने के लिए कहा जो उसने किया। पर किया क्या? इंदु बोली, ये मैं अभी तक नहीं समझी। उसने चंदोला से कहा, तेरे पास कुछ लोग आने वाले हैं। वे पूछेंगे कि पुलिस को मीना की लाश की सूचना तूने अपने से दी थी या किसी के कहने से दी थी। तुझे कहना है कि लाल बालों और लाल दाढ़ी वाले के कहने से दी थी। वह भौंचक्का सा राघवन की तरफ देखता रह गया। बोला, तुम तो अपने ही बारे में बात कर रहे हो। राघवन ने कहा, हाँ, तुझे मेरा ही हुलिया बताना है। उसने पूछा, क्यों? मैं ऐसा क्यों करूंगा? राघवन ने कहा, क्योंकि तुझे इस काम के 5 लाख रुपए मिलेंगे। उसकी आंखों में तुरंत चमक भर गई। उसके सेठ होते राघवन ने उसे 1000 के नोटों की 5 गड्डियां थमाईं और कहा कि तुझे मेरा हुलिया उन्हें पहली ही बार में सीधे तौर पर नहीं बताना है, बल्कि ऐसा नाटक करना है जैसे हकीकत नहीं बताना चाहता, बल्कि उन्होंने तुझे उगलवा ली है। छोटा सा दिमाग था बेचारे का, ठीक से समझ न सका। तब राघवन ने उसे वह पूरा प्लान बताया जिस पर बाद में उसने अमल किया। कान्हा की अंगूठी और चेन भी चंदोला को तभी दी थी। कहा था कि इन्हें अपनी अलमारी में रख ले और चाबी गले में लटका ले। यह चाबी उसका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लेगी जो तेरे पास आने वाला है। चंदोला ने कहा, क्या जरूरी है? राघवन बोला, वह ब्रिलियंट ही इतना है कि ऐसी चीजों पर उसका ध्यान तुरंत चला जाता है। वह खुद चेन और अंगूठी तक पहुंच जाएगा। जब वह इन्हें बरामद कर ले तो ऐसी एक्टिंग करना जैसे तेरी जान निकल गई हो और अंत में कबूल कर लेना कि तूने इन्हीं के बदले में लाश की सूचना पुलिस को दी थी। 5 लाख ऐसे जगह रख ले जहां से उन्हें किसी हालत में न मिल सके।
वह तुरंत बोला, इन्हें तो मैं अपने बिस्तर में छुपा लूंगा। राघवन ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। उनका ध्यान तो तेरी चाबी पर अटकेगा। याद रखियो, वे तुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। लाश से घबराइयो मत, अगले दिन जमानत हो जाएगी। लाश से चेन और अंगूठी निकालना इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि तुझे लंबी सजा हो सके। 5 लाख के लिए इतना तो सहना ही पड़ेगा। वह बोला, 5 लाख के लिए तो इससे भी ज्यादा सह लूंगा। राघवन को यकीन हो गया कि वह पक्का है। वह कर गुजरेगा जो हम चाहते हैं। तब ऐसा नाटक किया गया जिससे सारी बस्ती इस बात की गवाह बन जाए कि लाल दाढ़ी वाले ने चंदोला को जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि राघवन ने उसे मारने के लिए तीनों में से एक भी गोली नहीं चलाई थी। यहाँ भी इस देश का सबसे बड़ा जासूस उसी नतीजे पर पहुंचा जिस पर मैं उसे पहुंचाना चाहता था। यानी उसे लगा उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तूने वाकई इतना बड़ा कमाल करके दिखाया है आशु की बार बार तेरे उस माथे को चूमने का दिल चाह रहा है जिसके अंदर वो दिमाग है जिसने ऐसा प्लान बनाया। राजन सरकार पर अब नशा हावी होने लगा था। कहता चला गया वह ऐसा प्लान कि जिसके तहत देश के सबसे बड़े जासूस को इतनी खूबसूरती के साथ ट्रैप किया गया कि वह खुद ही वो सब साबित करता चला गया जो हम चाहते थे। जो काम कोर्ट में नहीं हो सकता था उसे तूने विजय के जरिए फील्ड में कर दिखाया। कोर्ट से सजा पाए मुजरिमों को मौत के मुंह से खींच लाया। आज तो पूरी दुनिया और मीडिया कह रही है कि सरकार दंपत्ति बेगुनाह थे। कल यही बात उससे जुड़ी कोर्ट में प्रूफ होगी। बाइज्जत बरी किया जाएगा हमें। होगा राजू, ये होकर रहेगा क्योंकि निचली कोर्ट के पास तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे। सब तुमने ही साफ किए थे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर तुम्हें सजा सुना दी। जबकि अब तो हमारे द्वारा परोसे गए कोर्ट में इस बात के पूरे सबूत पेश किए जाएंगे कि कान्हा और मीना की हत्या अशोक बिजलानी और राघवन ने करके उसमें सरकार दंपत्ति को फंसा दिया। सबसे बड़ा सबूत तो मेरी डायरी है, खुद हत्यारे द्वारा लिखी गई अपनी पूरी करतूत का ब्यौरा। एकाएक अंजलि ने राजन सरकार से कहा, एक बात पूछूं राजू, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बात कर रही हो अंजलि, पूछो न। सच बताओ, तुमने कान्हा और मीना को क्यों मारा? सच पूछो तो वह एक दुर्घटना थी। अचानक राजन सरकार के शब्द भीगने लगे थे। मैं कान्हा को अधेड़ नौकरानी के साथ न देख सका। गुस्से से पागल हो गया। मैंने हॉकी चलाई, लेकिन फिर भी कम से कम कान्हा को तो नहीं ही मारना चाहता था, पर वो मर गया। उस वक्त इंदु मेरे साथ नहीं थी। ये तो आवाजें सुनकर तब उस कमरे में आई जब वे दोनों मर चुके थे। कान्हा की लाश ने तो जैसे इसे पागल ही कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से इसे यह समझाने में कामयाब हो सका कि जो हो गया वो तो अब वापस आ नहीं सकता। दिमाग से काम नहीं लिया तो हम दोनों को भी फांसी हो जाएगी। तब सारे सबूतों की साफ सफाई की। कान्हा ने तुम्हारे और कंचन चंदानी के संबंधों की पोल खोलने की धमकी नहीं दी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि कंचन और मेरे बीच वैसी रात कभी आई ही नहीं थी। फिर कान्हा ने शुभम और संचित से क्यों कहा? सच वही है जो इंदु ने विजय को बताया। कान्हा को स्टोरियां बनाने की बीमारी थी, वही उसने किया। अंजलि ने पुनः कहा, अब अंतिम और वो प्रश्न जो शुरू से मेरे दिमाग को मथ रहा है। पूछो। इंस्पेक्टर राघवन ने खुद को हत्यारा कबूल करके अपने लिए फांसी का फंदा क्यों चुन लिया? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम खुद हाजिर हैं। कमरे में जब 5वीं आवाज गूंजी तो चारों के शरीर से जैसे आत्मा नाम का पंछी उड़न छू हो गया।
एक पर्दे के पीछे से विजय निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। उस वक्त वह उन्हें जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में अवाक रह गए, जैसे मूर्ति बन गया। काटो तो एक के जिस्म में भी कतरा भर खून नहीं, पलकों तक ने झपकना छोड़ दिया था। फिर वहां कांच टूटने की आवाजें गूंजी। 1 2 3 4 चारों गिलास फर्श पर चकनाचूर हो गए थे। उनमें मौजूद विस्की फर्श पर बिखरकर बहने लगी थी। विजय की आवाज उन्हें ऐसी लगी जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही हो। उसने कहा था, किस्मत के मारे राघवन ने अपने लिए फांसी का फंदा इसलिए चुना क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास 6 महीने से ज्यादा नहीं है। उसके फेफड़ों में कैंसर है। जब से उसे पता लगा, तभी से बेचारे को अपनी 2 जवान बेटियों की चिंता ने घेर लिया। तुम्हें उसके कैंसर के बारे में पता लग गया था। तुमने उसका फायदा उठाया और 1 करोड़ में उसकी जिंदगी खरीद ली। वह इसलिए बेचने को तैयार हो गया क्योंकि मौत तो उसकी तय हो ही चुकी थी। क्यों न बेटियों का भविष्य बनाकर मरे। बिजलानी के मुंह से शब्द फिसले। तुम्हें कैसे पता? गुरु उसके बैंक लॉकर तक पहुंच चुके हैं। दूसरे पर्दे के पीछे से विकास ने प्रकट होते हुए कहा, लॉकर की नॉमिनी उसकी पत्नी है, यानी राघवन की मौत के बाद उसे वही खोल सकती है। विजय गुरु ने देखा, लॉकर में 1 करोड़ के साथ एक लेटर भी था। राघवन का लेटर अपनी पत्नी के नाम। उसने लिखा था, शोभा, इस लेटर और पैसों के बारे में कभी किसी को न बताना। ये नीलू और मीनू की पढ़ाई के लिए हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए हैं और उनकी शादियों के लिए हैं। अच्छे दूल्हों से शादी करना मेरी बच्चियों की, और यकीन रखना, मैंने चीकू नाम के एक क्रिमिनल को जरूर मारा है, लेकिन कान्हा और मीना की हत्या नहीं की। वो गुनाह इसलिए कबूल करना पड़ा क्योंकि मुझे इन रुपयों की जरूरत थी। राजन बड़बड़ाया, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई और किसी के लॉकर को कैसे खोल सकता है? ऐसे करिश्मे कर दिखाना हमारे लिए उतने ही आसान है, प्यारे, जितने तुम्हारे लिए चुटकियां बजाना। विजय कहता चला गया था, काफी लफ्फाजी सुनी तुम्हारी। उन सबके जवाब में केवल इतना ही कहना काफी होगा कि हम इसी हॉल में ठीक उस वक्त समझ गए थे कि हमें ट्रैप किया गया है, जिस वक्त तुमने चीकू के दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों से चांटे बरसाए थे। दोनों हाथों के चलने का अंदाज साफ बता रहा था कि यह आदमी वो है जो लेफ्ट हैंडर भी है और राइट हैंडर भी है। ऐसा तो अशोक बिजलानी ही था। माना कि संदीप बिजलानी उसका भाई है। यह भी माना कि भाई होने के नाते दोनों की शक्ल काफी मिलती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि दोनों भाई दोनों हाथों से काम कर सकें। मतलब तुम उसी समय समझ गए थे कि मैं अशोक हूं? चीकू को तुम्हारे हाथों से पिटा देखने के बाद समझने के लिए बचा ही क्या था। हमें उसी समय पता लग गया था कि मरने वाला संदीप था, और यह भी शक हो गया था कि तुम्हारे बेडरूम में जरूर कोई चोर दरवाजा होना चाहिए। मोंटो प्यारे की ड्यूटी लगाई। उसने एक ही रात में रास्ता ढूंढ निकाला। ऐसा था तो हमें उसी समय गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? तुम जैसे छोकरों से खेलने की आदत है हमें। देखना चाहते थे कि किस किस तरह और कहां तक हमें फुद्दू बनाने की कोशिश करने की क्षमता रखते हो। वही करते गए जो तुम चाहते थे कि हम करते जाएं। अपनी तरफ से तुमने हमें काफी चालाकी से राघवन के घर पहुंचाया। वहां से बिग दाढ़ी, हॉकी और डायरी बरामद कराई। जरा सोचो, क्या उस वक्त हमने यह नहीं सोचा होगा कि अगर राघवन ने अशोक बिजलानी की डायरी हासिल कर ही ली है तो अपनी मौत के इस सामान को इतना संभाल कर क्यों रखा है? जलाकर राख क्यों नहीं कर दिया इसे? जाहिर है
उसे वहां रखा ही इसलिए गया था कि हमारे हाथ लगे और हम यह मान बैठें कि सच्चाई वही है जो उसमें लिखी है। हमने भी उसे ही सच्चाई मान लेने का नाटक किया और जैसा कि तुम चाहते थे, सरकार आली के फ्लैट पर शिखर सम्मेलन बुलाकर खुद को पूरा का पूरा फुद्दू साबित कर दिया। हमें तुम खुश हो जाओगे, बाँछें खिल जाएंगी तुम्हारी, तभी जंबूरा पकड़ेंगे तुम्हारा, लेकिन यह अपनी निश्चय किया तभी टाइम लगा तुमने। होशियार जो बनते हो खुद को, 1 महीना खराब कर दिया हमारा। वे समझ गए कि अब कुछ बचा नहीं है, खेल खत्म हो चुका है उनका, इसलिए जुबानों पर ताले लटके रहे। विजय ही बोला, रघु डार्लिंग यही हूं। एक अन्य पर्दे के पीछे से रघुनाथ निकला। अपने मेहमान बना लो इन्हें और याद रखना, मीडिया को भनक भी न लग पाए कि यह हमारा कारनामा है। सबको यही पता लगना चाहिए कि असली सूरमा तुम ही हो। हम तो इतने बड़े गए हैं कि इनके द्वारा फुद्दू बनकर सरकार आली के फ्लैट में केस को उसी ढंग से खोल दिया जिस ढंग से ये चाहते थे। तभी तो हमारे बापूजान की समझ में यह आएगा, उनका चश्मोचिराग इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा, मूर्ख और निखट्टू है। विजय रघुनाथ ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? समझा करो तुला राशि। हम यह नहीं चाहते कि बापूजान यह सोचकर कि हमारा बेटा भी कुछ है, सारी दुनिया में गर्व से छाती फैलाए घूमते फिरें। एकाध पसलीवसली टूटकर सड़क पर गिर पड़ी तो हम उसे चुपते फिरेंगे। हम बस यह चाहते हैं कि हमारा नाम आते ही उनकी गर्दन शर्म से झुक जाए। यह सोचकर विकास के होठों पर मुस्कान दौड़ गई कि उसके गुरु से महान इस मुकम्मल सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। संपत आज का लिया बस इतना। सुनते रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले थ्रिलिंग क्राइम स्टोरी में। बी हैप्पी, बी सेफ।